डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव नेम है। जैसा कि हमने पढ़ा था वैल्यू एडेड में कितने ऑल्टरनेट नेम थे सोमेल, 5। सेम तरीके से इनकम मेथड में कितने ऑल्टरनेटिव नेम है, 2। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, दूसरा है फैक्टर पेमेंट मेथड। सर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखते हैं, हम देखते हैं ये हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देयरफॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर, देयरफॉर वी कैन से वी व्यू इनकम मेथड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 टाइप के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है, रेंट। लेबर को क्या मिलता है, कंपेंसेशन। याद रखना है वेजेस नहीं, अब वेजेस का कंसेप्ट खत्म, अब हम क्या पढ़ेंगे, कंपेंसेशन। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और सीधी सी बात है, एक बंदा बिजनेस का आइडिया लेके आया है तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो बेसिकली हमें ध्यान रखना है इनकम मेथड इज व्यूड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, एक और इंपॉर्टेंट बात, हमने 2 इंपॉर्टेंट बात सीखी थी। क्या, इनकम मेथड के 2 नाम है। कौन कौन सा नाम है इनकम मेथड का, पहला नाम है फैक्टर पेमेंट मेथड और दूसरा नाम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड। ठीक है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम, हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देयरफॉर कंज्यूमर, देयरफॉर वी कैन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सर हमें इनकम मेथड से मिलता क्या है, हमें इनकम मेथड से मिलती है डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम को हम क्या कहते हैं जानवी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट। तो जब भी हम नेशनल इनकम का जितना भी सम है उसको टोटल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी से हम क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम। बात आ गई समझ में। अब सर हमें देखना है सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ एनडीपीएफसी। हमें क्या देखना है, कंपोनेंट ऑफ एनडीपीएफसी, देयरफॉर कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड। सर इनकम मेथड के कितने कितने क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ये हमें बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखना सब लोग। अगर ये यहाँ पे ध्यान से नहीं देखा न्यूमेरिकल नहीं होंगे, बाद में हमसे नहीं कहना। सबसे पहला कंपोनेंट है कंपेंसेशन। क्या है, कंपेंसेशन। सर बेसिकली कंपेंसेशन का मतलब क्या होता है, कंपेंसेशन में 3 आइटम होते हैं। कितने आइटम होते हैं, 3। सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, और तीसरा होता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय। सर तीनों चीजें हमें आप बारीकी से बताओ, हम तीनों चीजें आपको बारीकी से समझाएंगे। और जो जो चीजें समझाएं इमीडिएटली समझते जाना, नहीं समझ में आए रिपीट करके पूछना, कोई संकोच नहीं करना, तुम्हारा राइट है। लेकिन अगर इधर तुमने कहा नहीं समझा, बाद में तुम कहोगे नहीं आएगा हम सर हेल्प नहीं करेंगे आपकी बात समझने में। अभी अगर कोई डाउट है इंस्टेंटली क्लियर करो। हाँ उस पे आ रहा है वो, इसका पार्ट है वो, सब इस पे आ रहा है। ठीक है, अब सर देखो संचित जॉब कर रहा है एक पर्टिकुलर कंपनी में, उसको कंपनी कैश में सैलरी दे रही है। किस में सैलरी दे रही है, कैश में। तो उसको क्या बोलेंगे, सैलरी एंड वेजेस इन कैश। सर उसके साथ संचित को एक फ्लैट भी दिया गया है, एक कार भी दी गई है, उसको क्या बोलेंगे, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। साथ में संचित की बहुत सारी पेंशन फंड, ये सब LIC और भी जितना फ्यूचर का बेनिफिट है वो संचित के बिहाफ पे कौन भरता है, कंपनी भरती है। कौन भरता है, कंपनी भरती है। तो इसको क्या, ये फ्यूचर में संचित को सिक्योरिटी मिल रही है नहीं मिल रही, तो इसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय। खर्चा करना किसको चाहिए, संचित को। कर कौन रहा, संचित का एम्प्लॉयर, तो वो उसकी सैलरी का पार्ट होगा कि नहीं होगा, कंपेंसेशन का पार्ट होगा कि नहीं होगा। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय। जैसे कि
हम संचित की सैलरी है 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए उसकी सैलरी से काट के, 10,000 रुपए उसकी सैलरी से काट के हम कहाँ जमा कर रहे हैं? पेंशन फंड में जमा कर रहे हैं। तो ये वाली जो पेंशन है ना, वो ट्रांसफर इनकम का पार्ट नहीं होगी, वो फैक्टर इनकम का पार्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये आपको नौकरी के टाइम पे आपके फंड से कट चुकी थी। लेकिन अगर ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, कौन सी पेंशन मिल रही है? ओल्ड एज पेंशन, जो रिटायरमेंट के बाद एक्सक्लूसिव मिल रही है आपको, जिसका आपका नौकरी के टाइम से कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी ट्रांसफर इनकम में आएगी। समझो एक चीज को, हम रिटायरमेंट पेंशन तुम्हारी सैलरी से काट रहे थे, तुम्हारी सैलरी से काट रहे थे और तुम्हारे रिटायरमेंट फंड में जमा कर रहे थे, तो वो हुआ तो तुम्हारी सैलरी का पार्ट ही हुआ ना। कौन सी इनकम हुई? वो फैक्टर इनकम हुई कि नहीं हुई? बात आ रही समझ में? लेकिन तुम रिटायर हो गए, उसके बाद हमने तुम्हें अलग से पेंशन देना चालू करी, तो उसका कोई रेलेवेंस है क्या? कोई रेलेवेंस नहीं है। तो स्टार्ट करो सर। सम में आपको इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालनी है। बहुत ध्यान से समझना हमारी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सम में आपको नेशनल इनकम से, इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालनी है। अब सम में एक क्वेश्चन में दिया गया कंपेंसेशन, एक 1000, ठीक है। कंपेंसेशन कितना दिया गया? 1000। सैलरी इन कैश दी गई 300, सैलरी इन काइंड दी गई 500 और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिया गया 200। सर इसमें से कौन सा आइटम हम सब में कैलकुलेशन के टाइम पे लेंगे? कंपेंसेशन लेंगे। क्यों लेंगे कंपेंसेशन? भैया सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन तो इसका पार्ट ही है। इनको जोड़ो, कितना बनता? 1000 ही तो आ रहा। क्या होता है, जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो हम चारों चीजें लेके आएंगे, और चारों चीजें लेके आएंगे, वहां बड़े हम कुछ ही निकलेंगे एग्जाम सेंटर का। अरे भैया पेपर गया वहां बहुत टॉप का, और फिर क्या होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन बाल को जाएंगे, लो हमारा तो रिजल्ट ही अच्छा खराब आया, हमारा पेपर बहुत अच्छा गया था। अरे खादो, कम से कम पहले कंसेप्ट पे तो ध्यान दे दो। बहुत सारे बच्चों के संग यही होता ना। तो सर हमें ये चीज का ध्यान रखना है। लेकिन अगर इस सम में अगर कंपेंसेशन नहीं दिया गया होता तो आप क्या करते? कंपेंसेशन कितना हो जाता आपका? 1000 रुपए कंपेंसेशन को लिखना पड़ता आपको। आप सम में ऐसे नहीं लिखोगे सैलरी इन वेजेस, पहले आप कंपेंसेशन की वर्किंग दिखाओगे। ठीक है, बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत है? सर दूसरा कंसेप्ट है रेंट एंड रॉयल्टी। दूसरा कंसेप्ट है रेंट और सेकंड कंसेप्ट है रेंट एंड रॉयल्टी। सर रेंट और रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? एक बात बताओ, रागिनी के पास एक जगह है, वो उसने किराए से दी, तो उसके बदले उसको क्या मिलेगा? रेंट। तो सर रॉयल्टी क्या होता है? सर जो चीज जमीन के अंदर होती है, जो चीज जमीन के अंदर होती है उसकी रॉयल्टी मिलती है। सर इसका मतलब क्या है? रागिनी का एक मकान है जिसमें ग्राउंड फ्लोर है और बेसमेंट है, तो बेसमेंट की रॉयल्टी मिलेगी और ग्राउंड फ्लोर का रेंट मिलेगा। ऐसे ही होगा ना? यही होगा ना? नहीं होगा सर। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? रॉयल्टी इज रिसीव्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि हम जब समुद्र के नीचे ये तेल वाली कंपनियां तेल निकालने का ठेका लेती है ओएनजीसी वगैरह, माइनिंग होती है, मिनरल माइंस होती है, तो ये सब क्या होती है? ये सब आपकी बेसिकली जमीन के नीचे, सरफेस के नीचे चलती है। इससे क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है कि नहीं होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज एक तरीके से तबाह होते हैं कि नहीं होते हैं? जब इसके बदले पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रॉयल्टी। तो सर जमीन के ऊपर हमें मिलता है रेंट, जमीन के नीचे हमें मिलता है रॉयल्टी। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं तुम लोग इतने मान हो, बेसमेंट का लिख के आ जाओगे, जो बेसमेंट का खर्चा मिल रहा है वो रॉयल्टी है। नहीं है सर, रॉयल्टी हरदम मिलेगी एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। कोई दिक्कत है किसी को? तो सर अगला आइटम है रेंट एंड रॉयल्टी। अब देख लो यहाँ कहाँ कंफ्यूजन होगा, वैसे यहाँ कंफ्यूजन की बहुत बात है नहीं है। रेंट एंड रॉयल्टी साथ में भी दिया गया होगा,
अलग अलग भी दिया गया होगा। अगर अलग अलग दिया गया होगा तो उसे ऐड कर देना, साथ में दिया गया हो तो कोई बात ही नहीं है। तीसरा आइटम है सर, तीसरा आइटम है इंटरेस्ट। तीसरा आइटम कौन सा है? इंटरेस्ट। सर जो पैसा हम ब्याज के रूप में देते हैं, उधार लिए पैसे पे जो पैसा हम ब्याज के रूप में देते हैं उसको क्या बोलते हैं? बेसिकली इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट का? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का बेसिकली क्या है फंडा? इंटरेस्ट का फंडा क्या है? सीधी सी बात है, आप कैपिटल उधार लोगे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। थर्ड आइटम क्या है हमारा? इंटरेस्ट। और फोर्थ आइटम है हमारा प्रॉफिट। देखो दो आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, कंपेंसेशन और प्रॉफिट। ये दो आइटम है जो आपका सम खा जाएंगे। सर सम खाने का मतलब क्या है? जो आपका सम गलत करा देंगे। तो क्या रेंट सीधा सीधा रहेगा, रॉयल्टी सीधी सीधी रहेगी, इंटरेस्ट सीधा सीधा रहेगा। लेकिन जहां कंफ्यूज हो गए, एक तो वो कंपेंसेशन वाले पॉइंट में हो गए या प्रॉफिट वाले पॉइंट में हो गए, और किसी पॉइंट में सर आप कंफ्यूज होने वाले नहीं हो। अब जो प्रॉफिट का कंसेप्ट है वो बहुत ध्यान से समझना। एक भी बच्चा इनअटेंटिव रहा, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ये लोग इस चीज के एग्जांपल हैं, है ना? प्रॉब्लम हुई थी ना तो इनकम मेथड में, तो बोलेंगे ही बार बार जब हुई थी तो। चौथा प्रॉफिट। सर प्रॉफिट 3 आइटम से बनता है। कितने आइटम से बनता है? 3। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। सर ये क्या चीजें हैं? हमने पहली बार सुनी है और सारी बताने का ठेका किसका है? हमारा। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना ऑलमोस्ट सब लोगों को आता होगा सिवाय आर्ट्स वालों को छोड़ के, है ना? आता है P&L अकाउंट बनाना? नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। सर P&L अकाउंट होता क्या है? P&L अकाउंट एक हिसाब होता है जिसमें आप अपनी सारी रिसिप्ट और सारे एक्सपेंडिचर लिखते हो। तो एक कंपनी है, बहुत ध्यान से सुनना। सर प्रॉफिट का कंसेप्ट, प्रॉफिट में टैक्स कहाँ से आ गया? तो देखो रागिनी, तुम लोग के भी वाले, प्रज्ञा, तुम लोग खास कर देखो क्योंकि P&L अकाउंट के बारे में तुम लोग को कुछ नहीं पता, आर्ट्स वालों को कुछ नहीं पता, है ना? तो ये बहुत ध्यान से देखना है हमें। ये कंसेप्ट फिर बोल रहे हैं, नहीं समझ में आए 2 बार पूछना, 5 बार पूछना, 10 बार पूछना जरूर, ठीक है? नहीं आए तो। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट एक हिसाब किताब होता है जिसमें एक व्यापारी अपना खर्चा और अपनी इनकम का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ठीक है, 2 साइड होती हैं। ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। अभी हम रफली बता रहे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास। तो किसी व्यापारी ने सेल्स करी, अब हम तुम्हें डिटेल में ट्रेडिंग और P&L बना के नहीं दिखाएंगे अलग अलग, हम एक ही में ट्रेडिंग P&L मिक्स कर देंगे। ठीक है, हमने सेल्स करी, सेल्स को कैसे लिखेंगे? बाय सेल्स, बाय मिसलेनियस इनकम, मतलब छुटपुट इनकम, ये सब हमने करा। तो सर ये थी हमारी 1 लाख रुपए और ये भी थी हमारी 1 लाख, ये थी हमारी 10 लाख रुपए, ये थी 1 लाख रुपए। तो ये कितने हो गए? टोटल हमारा कितना हो गया? 11 लाख। अब इसमें से हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड जो भी खर्चा किया है उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सर क्या कर देंगे? माइनस। खर्चा क्या क्या किया हमने? परचेज करी 5 लाख की, और ऑफिस एक्सपेंस किए 1 लाख का। तो टोटल कितना हो गया? 6 लाख। टोटल कितना हो गया? 6 लाख। तुम्हारे पास बच गया ना? क्या बच गया तुम्हारे पास? तुम्हारे पास बच गया, अरे बात नहीं करो, तुम्हारे पास बच गया प्रॉफिट। कितना बच गया प्रॉफिट? हाँ 5 लाख, बहुत बढ़िया। अब देखो 5 लाख रुपए तुम्हारा प्रॉफिट बच गया। अब इस प्रॉफिट में से तुम सरकार को क्या पे करोगे? कॉर्पोरेट टैक्स। जब कंपनी टैक्स पे करती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स।
जब एक इंडिविजुअल टैक्स पे करता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। विच एजुकेशन टैक्स पे करेगी, कॉर्पोरेट टैक्स। अचल करियर टैक्स पे करेगा, इनकम टैक्स। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, नेशनल इनकम काउंट करते थे, कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनी को टैक्स भी तो पे करना है, तो फॉर एग्जांपल कंपनी ने इस प्रॉफिट में से टैक्स पे किया, कितना टैक्स पे किया, टू टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक। मान लो 2 लाख रुपए पे किया, कितना पे किया, 2 लाख। कंपनी में पैसा कौन लगाता है, शेयर होल्डर। तो प्रॉफिट में तो उनको भी हिस्सेदारी चाहिए, तो वो हिस्सेदारी को क्या किस फॉर्म में बांटती है कंपनी, डिविडेंड के फॉर्म में। तो वो डिविडेंड कब बांटेगी कंपनी, जब प्रॉफिट होगा। टैक्स पे कब करेगी, जब प्रॉफिट होगा। अगर इधर लॉस होता तो कंपनी टैक्स पे कर पाती क्या, डिविडेंड पे कर पाती क्या, ठीक है। 1 लाख रुपए कंपनी ने डिविडेंड में पे किए, कितने पे किए, 1 लाख। अभी कंपनी के पास कितने बच गए अपने लिए, 2 लाख रुपए। तो जो पैसा प्रॉफिट का, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड पे करने के बाद कंपनी के पास बच जाता है ना, उसको बोलते हैं टू रिटेन अर्निंग। और हमने नोट्स में लिखवाया है रिटेन अर्निंग कितनी हो गई, 2 लाख। तो अब देखो प्रॉफिट को अगर तुम जोड़ोगे, प्रॉफिट को जोड़ोगे, प्रॉफिट कितना था, टैक्स कितना था, 2 लाख, डिविडेंड कितना था, 1 लाख, और उसके बाद जो पैसा बचा वो कितना है, 2 लाख। तो अगर देखा जाए प्रॉफिट कितना हो गया, 5 लाख हो गया कि नहीं। तो हम कह सकते हैं ना सर, जो पैसा हमें प्रॉफिट में से कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग के फॉर्म में हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। बात आ गई समझ में, कंसेप्ट क्लियर है। अब देखो ध्यान से, सब में प्रॉफिट भी दिया गया है, सब में कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया गया है, डिविडेंड भी दी गई है, रिटेन अर्निंग भी दी गई है। तुम क्या लोगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट ही लोगे ना सर। लेकिन सब में ये नहीं दिया गया, तो ये 3 आइटम दिए गए, इनको ऐड कर दोगे, क्या मिल जाएगा तुमको, प्रॉफिट मिल जाएगा। बात आ गई समझ में, नहीं आई समझ में, पक्का बता। अरे थोड़ी थोड़ी क्या होती, ये क्या आलू की सब्जी है, थोड़ी थोड़ी दे दो। बताओ इसमें क्या नहीं आया समझ में, पक्का, ठीक है। तो सर ये है हमारा प्रॉफिट का कंसेप्ट। अब हमें क्या समझना है यहाँ से, अगला टॉपिक है ऑपरेटिंग सरप्लस। सर ऑपरेटिंग सरप्लस कोई अलग से आइटम है, सर अलग से कोई आइटम नहीं है। अभी तक हमने 4 आइटम्स पढ़े हैं। पहला है कंपेंसेशन, दूसरा है रेंट। हाँ तुम लोग बातें कर लो, सारी किटी पार्टी यही चलवा लो, फिर कहोगे सर वीडियो में आ गया था। इंटरेस्ट, और चौथा है प्रॉफिट। सर अब हर सम अलग तरीके से आएगा। आप लोग सब कौन हो, आप लोग सब हो सिल्वर स्पून बेबी। क्यों, आप लोग को है सर स्पून फीडिंग की आदत, लेकिन सीबीएसई नहीं चाहता कि आप लोग सिल्वर स्पून बेबी रहो। नहीं गोल्डन स्पून नहीं बेटा, वीडियो चालू है, हम कुछ बोल देंगे नाम लेके तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब है ठीक है, एडिट करेंगे तब ना। तो बेसिकली है क्या सर, हर सम में सीबीएसई कहता है कि आपको सिल्वर स्पून बेबी नहीं रहना है, आपको खुददार बेबी बनना है। कैसा बनना है, खुददार। खुददार का मतलब क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट। तो सम की लॉजिक सीबीएसई ने इस तरीके से अरेंज करी है, इस तरीके से अरेंज करी है। आजा इनकम पढ़ ले, नेशनल इनकम। आजा, मैं नहीं आ रहा, मुझे पढ़ा तो नहीं। तो सीबीएसई, हाँ, तो सीबीएसई कहता है आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनो। और आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनोगे, जब वो नई नई लॉजिक लेके आया। तो वो एक और नई लॉजिक लेके आया, और वो थी सर ऑपरेटिंग सरप्लस की। तो हमने 4 आइटम पढ़े, कंपेंसेशन, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो सर जब हम क्रिप में से सी को हटा देते हैं और आरआईपी हो जाते हैं, आरआईपी का मतलब क्या, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो उसको क्या बोलते हैं, जब हम कंपेंसेशन को हटा देते हैं और सिर्फ हम रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को देखते हैं,
तो हमें क्या मिल जाता है सर? ऑपरेटिंग सरप्लस। हमें क्या मिल जाता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। सर इसको ऑपरेटिंग सरप्लस क्यों कहते हैं? क्योंकि सर रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ये कौन सी इनकम होती है? बेसिकली ये इनकम होती है एंटरप्रेन्योर की इनकम होती है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम होती है। लेकिन कंपेंसेशन कभी भी आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम नहीं होती है, वो आप किसी के काम करते हो तब आता है। इसलिए हम इसको ऑपरेटिंग सरप्लस में लेते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है? वो खर्चा जो आपको चलाना है, मतलब करना है बिजनेस चलाने के लिए। तो सर इन तीनों को बोलते हैं, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। और जब हम इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस में कंपेंसेशन को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एनडीपी एफसी। हमें क्या मिल जाएगा? एनडीपी एफसी। बात आ गई समझ में? तो ये फॉर्मूला याद कर लो। जब सम दो तरीके से दिया जाएगा, या तो सीधी डिटेल ले ली, या सम में आपको पहले ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, उसमें कंपेंसेशन को ऐड करना है। अब कई बार सम में क्या होगा? आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होगा, क्या दिया गया होगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। उससे आपको वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू जीडीपी निकालनी है। सर अगर ये कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया तो आगे नहीं आएगा, बात समझ लेना। तो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इनको जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा आपको? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये है क्या? सम में तुम्हें दिया गया, रेंट दिया गया, रॉयल्टी दी गई, इंटरेस्ट दिया गया, प्रॉफिट दिया गया, कॉर्पोरेट टैक्स दिया गया, डिविडेंड दिया गया, रिटेन्ड अर्निंग दी गई और ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया गया। सर तुम क्या लोगे? सिर्फ सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस को ले लोगे। बाकी आइटम्स क्यों दिए गए? ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। तुम क्या हो जाओ? कंफ्यूज हो जाओ। तो सर हमें क्या ध्यान रखना है? अगर सम में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया गया है तो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट या प्रॉफिट के किसी भी कंपोनेंट को हमें इंक्लूड नहीं करना है। सम में स्पेसिफिकली बोला गया ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो, तो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को हम जोड़ दें। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? अब लास्ट कंसेप्ट है इनकम मेथड का, मिक्स इनकम। कौन सी इनकम है? मिक्स इनकम। सर मिक्स इनकम क्या होती है? मिक्स इनकम बेसिकली होती क्या है, इस बात का सब लोग ध्यान रखो। बेटा बात मत करो, मिक्स इनकम क्या होती है बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सर ये अगर सब में आपको मिक्स इनकम दी गई है तो आपको वो लेनी ही लेनी है, आपको किसी चीज का वेट नहीं करना है। कोई आइटम दिया गया हो, नहीं दिया गया हो, ये जो 4 आइटम्स हमने देखे हैं उसमें आपको मिक्स इनकम को ऐड कर ही देना है। बात आ गई समझ में? सर मिक्स इनकम होती क्या है बहुत ध्यान से समझिए। जैसे कि हम पहले भी बता चुके ये कंसेप्ट, एक बार और बताएंगे आपको। हमने क्या किया? हमारी सेल हो रही है 1 लाख, हमारी सेल हो रही है 1 लाख, उसमें से हमने रेंट पे ले रखी है फैक्ट्री, तो रेंट जा रहा है हमारा कितना? 10,000। लेबर लगा रखी है, उसको 10,000 दे रहे हैं, तो लेबर के कितने जा रहे हैं? 10,000। पैसा उधार लिया है, इंटरेस्ट जा रहा है हमारा 10,000। तो सर एंड में हमें प्रॉफिट के लिए कितना बच रहा है? 70,000। हम स्पेसिफिक यहाँ आइडेंटिफाई किया ना कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, हमने स्पेसिफिक आइडेंटिफाई किया कि नहीं कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। सर दुकान हमारी खुद की है तो कोई रेंट नहीं लगेगा, ठीक है? कोई लेबर नहीं लगा रखी दुकान पे, हम खुद काम कर रहे हैं, कोई वेजेस नहीं लगेंगे। पैसा हम घर से लाए थे, हमने किसी से उधार नहीं लिया, कोई ब्याज हमें नहीं पे करना पड़ेगा। हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 लाख। लेकिन एक चीज बात बताओ, अगर हमारा कोई काम कर रहा होता तो हमें उसको तो पैसा पे करना पड़ता ना। सर हम खुद को तो पैसा पे करेंगे नहीं, हम खुद काम कर रहे हैं, हमारी खुद की जगह, तो हम खुद को पे करेंगे क्या? हम खुद को तो कुछ पे करेंगे नहीं। तो जब हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता डिटरमाइन करना इस 1 लाख रुपए में कौन सा पैसा प्रॉफिट का है, कौन सा रेंट का है, कौन सा इंटरेस्ट का है और कौन सा प्रॉफिट का है,
कौन सा कंपेंसेशन का है, उस केस में हम क्या बोलते हैं उसको, मिक्स इनकम। और ये मिक्स इनकम जनरली किसके केस में होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के केस में। किसके केस में होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड। सर एक बंदा अपनी दुकान में खुद काम करता है, वो खुद को कंपेंसेशन देगा क्या, नहीं देगा ना। लेकिन अगर कोई और उसकी दुकान में काम करता है तो देना पड़ता ना। अगर वो किसी की दुकान किराए से लेता तो उसको रेंट पे करना पड़ता ना। किसी का पैसा उधार लेता तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता ना। तो सर जब हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता है डिटरमाइन करना प्रॉफिट में कौन सा एलिमेंट कंपेंसेशन का है, कौन सा रेंट का है, कौन सा इंटरेस्ट का है, उस इनकम को बोलते हैं मिक्स इनकम। और याद रखना मिक्स इनकम हमेशा हमेशा हमें लेनी ही लेनी है। सब में अगर तुम्हें मिक्स इनकम दी गई है तो उसे तुम चारों आइटम में ऐड करोगे। चारों आइटम कौन से हैं, कंपेंसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और प्लस पांचवा आइटम कौन सा है, मिक्स इनकम। तो सर अब हम देख लेंगे एनडीपीएफटी का फॉर्मूला क्या है, इनकम मेथड। ये फॉर्मूला करने के बाद रैप अप करेंगे। और देखो भैया कल इनकम मेथड के सम खत्म हो जाएंगे क्योंकि इनकम मेथड छोटा सा है, वैल्यू एडेड जैसा बड़ा नहीं है। फिर बाद में आके मत रोना कि हमारा हुआ नहीं। तो जिसको आना है टाइम से आए, वरना अपर्णा टाइम से आना बेटा, कर अच्छी चीज नहीं है ये। पहला फॉर्मूला ऑफ इनकम मेथड। पहला आइटम क्या था, कंपेंसेशन। सर इसको हम फिर से प्रॉपर फुल फ्लेज लिखेंगे, ठीक है। कंपेंसेशन प्लस दूसरा रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ये कंपलसरी फॉर्मेट है, ये कंपलसरी है, ठीक है। सर एक और अल्टरनेटिव फॉर्मूला और लिख लेंगे जो तुम लोग को पहले शायद हमने नहीं लिख पाया। हम ये बोल सकते हैं ना, ये तीन आइटम का सम टोटल क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये हमें नीचे यहां क्या मिल जाएगा, एनडीपीएफसी मतलब और डोमेस्टिक इनकम। जहां तुम लोग ने पहले फॉर्मूला लिखा था वहां लिख लो। या अब हम इसमें कह सकते हैं ना सर, कंपेंसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इक्वल टू एनडीपी। बात आ गई समझ में। दोनों फॉर्मूले हमें दिमाग में रखने हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आगे समझने में, ठीक है।